हेलो स्टूडेंट्स, रेप्लिकॉन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन लेके आए आपके सामने। जैसा कि आपको पता है 26, 27 और 28 की डेट में अपना एग्ज़ाम होने वाला है, तो तीन में से किसी भी डेट में ना अपना एग्ज़ाम हो सकता है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमें कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है और क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले स्लाइड ओपन करते हैं। देखो, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं अपने एग्ज़ाम को लेके। तो अपना जो एग्ज़ाम है, जैसे कोई बच्चा जूलॉजी, बॉटनी, बायोटेक, माइक्रोबायो, बायोकेमिस्ट्री, ह्यूमन जेनेटिक्स और ईबीएस, इनमें से किसी से भी एमएससी कर सकता है। लेकिन जब वो नेट का एग्ज़ाम देने के लिए आएगा तो उसका नेट का जो एग्ज़ाम है वो किस नाम से लगने वाला है? लाइफ साइंस के नाम से। सबका ही कॉमन एग्ज़ाम लगने वाला है। अब बात करते हैं, तो अपने जो पेपर का जो पैटर्न है वो इस तरीके से होने वाला है। सिंगल पेपर होगा अपना, जिसमें 3 सेक्शन आने वाले हैं, पार्ट ए, बी, सी। अब जो पार्ट ए है आपका, इसमें 20 क्वेश्चन आते हैं। ये आपका जनरल एप्टीट्यूड होता है, जिसमें मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। 20 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होते हैं, 5 क्वेश्चन छोड़ने के लिए आते हैं। कोई भी 15 क्वेश्चन जो आपको आ रहे हैं वो करने हैं, और ज़रूरी नहीं कि आप 15 ही करो, अगर आपको कम आ रहे हैं तो कम करने हैं। तो इस तरीके से ये जो पार्ट है आपका 30 मार्क्स का हो जाता है। पार्ट बी जो है, इसमें आपकी सब्जेक्ट आएगी। सब्जेक्ट में मेनली वही जूलॉजी और बॉटनी आती है। छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे और 50 क्वेश्चन में से आपको 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो ऐसे आपका 70 मार्क्स का हो गया पार्ट बी। जो आपका पार्ट सी है, ये 75 क्वेश्चन आते हैं। इसमें ओनली 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा, तो ये टोटल 100 मार्क्स का हो गया। तो इस तरीके से जो आपका अटेम्प्टेबल पेपर है वो 200 मार्क्स का हो गया। अगर बात करें तो अपना पेपर जो है कंप्लीट 440 मार्क्स का आता है, जिसमें से आप 200 मार्क्स का अटेम्प्ट कर सकते हो। इससे ज़्यादा का आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते। अब देखो, सबसे ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि हमें कितना पढ़ना है। तो अभी हम जो चर्चा करेंगे ये ओनली लाइफ साइंस वाले स्टूडेंट के लिए चर्चा करेंगे ना, बाकी सब्जेक्ट से अभी अपने को कोई मतलब नहीं है। अब देखो क्या होता है, जैसे आप मान लो कहीं भी सिटी में रह रहे हो, रूम लेके रह रहे हो। अब हो सकता है कि आपका कोई बैचमेट है या रूममेट है, वो वो भी नेट की तैयारी कर रहा हो। अब वो हो सकता है केमिस्ट्री से हो, वो फिजिक्स से भी हो सकता है, मैथमेटिक्स से भी हो सकता है ना, किसी भी सब्जेक्ट से हो सकता है वो। अब आप ऐसे बच्चे के साथ में रूम लेकर रह रहे हो, ये आपका रूममेट है। अब ये भी नेट की तैयारी कर रहा है, आप भी नेट की तैयारी कर रहे हो। अब हो सकता है कि ये जो है कम से कम 12 से 15 घंटे पर डे पढ़ता हो, या पहले पढ़ा हो और आपसे बोलता हो कि मैंने पिछली बार 12 घंटे पढ़ाई की पर डे, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो देखो, अपनी जो लाइफ साइंस की स्ट्रेटजी है बाकी सब्जेक्ट से बिल्कुल डिफरेंट है। इनको पढ़ने की ज़रूरत है, अपने को इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे जो मैथ का एग्ज़ाम होगा, इसमें ओनली मैथमेटिक्स आता है, फिजिक्स के एग्ज़ाम में ओनली फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री के एग्ज़ाम में ओनली केमिस्ट्री आती है। अपना जो एग्ज़ाम है देखो हो रहा है लाइफ साइंस के नाम से, जबकि आपकी जूलॉजी इनमें से किसी भी सब्जेक्ट से हो सकती है। अब कोई बच्चा माइक्रोबायो से है या बायोटेक से है, लेकिन एग्ज़ाम देना पड़ रहा है उसको लाइफ साइंस में। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जो आपका एग्ज़ाम का जो पैटर्न बनाया गया है, देखो कितना बनाया गया है। पार्ट सी में 75 में से ओनली 25 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने हैं। तो छोड़ने की जो चॉइस आती है, इतनी दुनिया के किसी भी एग्ज़ाम में नहीं आती, और नेट के एग्ज़ाम में भी, स्पेशली लाइफ साइंस के एग्ज़ाम में आती हैं। आप सोच रहे हो कि जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ है, इनमें चॉइस आती हो, इनमें छोड़ने के लिए इतनी चॉइस नहीं आती। तो इनकी मजबूरी है, इनको पढ़ना पड़ेगा। अपने पास जितना अटैम्प्ट करना है उससे ज़्यादा चॉइस छोड़ने के लिए है, तो इसलिए अपने को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता है, क्योंकि हर एग्ज़ाम की एक डिमांड होती है, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आरएएस की कर रहे हो, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, तो हर एग्ज़ाम की एक डिमांड होती है कि उस एग्ज़ाम के लिए कितना पढ़ना है और कितने घंटे पढ़ना है। तो अगर अपने लाइफ साइंस के एग्ज़ाम की बात करें, तो अपने लाइफ साइंस के एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना होता। अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ के जाते हो तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। देखो, उसके पीछे रीज़न ये है कि अपने लाइफ साइंस के सिलेबस में टोटल 13 यूनिट हैं। 13 यूनिट्स में से टोटल अगर पार्ट सी की बात करें तो 75 क्वेश्चन आने वाले हैं। जिन्होंने पेपर देखा होगा या पहले दिया है एक आध बार, तो उनको पता होगा कि जो एक एक क्वेश्चन है 10 लाइन का भी आता है, 15 लाइन का भी आता है। मतलब
एक क्वेश्चन को पढ़ने में आराम से 2 से 3 मिनट का टाइम लग जाता है ना, पढ़ने में, रीड करने में। अगर कोई पूरी 13 के 13 यूनिट को पढ़ के चला गया, मान लेते हैं कि पढ़ के चला गया पूरी 13 यूनिट, अच्छे से तैयार करके चला गया, तो अब वो एग्जाम हॉल में जाके क्या करेगा, इन पूरे 75 के 75 क्वेश्चन को रीड करने की कोशिश करेगा। लेकिन आपको पता है एक क्वेश्चन में 2 से 3 मिनट लगने आराम से, अगर हम मिनिमम 2 मिनट्स भी माने एवरेज, तो 75 क्वेश्चन में कितना टाइम लगेगा उसको, 150 मिनट। ये रीड करने का टाइम हो गया। अपने पूरे एग्जाम के लिए कितना टाइम मिलता है, 180 मिनट। अब ये टाइम तो वो पढ़ने में लगा देगा, फिर उसको सॉल्व भी करना है, और पूरा टाइम कितना मिल रहा है आपको, 180 मिनट। तो ज़्यादा पढ़ने वाले की स्ट्रेटजी यहाँ पे पार्ट सी में फेल हो जाती है। ज़्यादा पढ़ने वाला जो है ना, अपना पूरा टाइम जो है पेपर को पढ़ने में कंज्यूम कर देता है। इस वजह से ना तो पार्ट सी को अच्छे से कर पाता, ना पार्ट बी को अच्छे से कर पाता। अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ के जाओगे तो आपका पार्ट सी खराब हो जाएगा, अगर आप बहुत कम पढ़ के जाओगे तो आपका पार्ट बी खराब हो जाएगा। मतलब आपको एक संतुलित वे में, रेगुलेटेड वे में ही पढ़ना है, ये आपका पार्ट सी भी सही जाए और पार्ट बी भी सही जाए। पार्ट सी के लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके सिलेबस में टोटल 13 यूनिट्स हैं। देखो ये एक बार एग्जाम की डिमांड देखो, 440 नंबर का पेपर आ रहा है, उसमें से आपको 200 का अटैम्प्ट करना है। ये तो मैक्सिमम अटैम्प्ट कर सकते हैं, इतना भी आपको नहीं करना है। 150 से 160 मार्क्स तक का आप अटैम्प्ट करके आ सकते हो। अगर ज़्यादा अच्छी तैयारी है तो 180 का अटैम्प्ट करके आ जाओ, इतना आपको अटैम्प्ट करना है। इसमें से मार्क्स कितने लाने हैं, ओनली आप अगर जनरल कैटेगरी से भी हो तब भी 110 मार्क्स लाने हैं। 110 मार्क्स पे जीआरएफ हो जाएगा। तो देखो इतना छोटा सा एग्जाम है, अगर आप पर्टिकुलर डायरेक्शन में तैयारी करते हो तब तो ये सबसे इजी एग्जाम है। अगर आपके पास विजन नहीं है कैसे तैयारी करनी है तो ये सबसे हार्ड एग्जाम हो जाता है। क्योंकि इस एग्जाम के हार्ड होने के पीछे देखो रीजन ये है, आपको मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपसे बोलेंगे कि मैंने 12 घंटे पढ़ाई की, मैंने 14 घंटे पढ़ाई की, फिर भी मेरा नेट नहीं हुआ। तो ये बात मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ कि 12-14 घंटे पढ़ाई करने वालों का इस एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होता। इस एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए बस छोटी सी शर्त है, 3 घंटे कहीं भी कोचिंग में पढ़ लो, 3 घंटे के अलावा 4 घंटे 3 घंटे जो भी आपको टाइम मिलता है घर पे निकाल लो। इतना अगर आप निकाल लेते हो इस एग्जाम के लिए, आप आराम से इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। इससे ज़्यादा पढ़ने की बिल्कुल भी नीड नहीं होती है। अब देखो थोड़ा सा एग्जाम टाइम आ गया तो थोड़ा सा आप अपना टाइम बढ़ा सकते हो, लेकिन अगर आपने शुरू से ही 3-4 घंटे पर डे पढ़ाई की है तो आपको टाइम बढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं है, उतना टाइम सफिशिएंट होता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने का शौक है कि मैं 12 घंटे पढ़ूंगा, 14 घंटे पढ़ूंगा, तो देखो इस एग्जाम में क्या, इससे बढ़िया फिर यूपीएससी की तैयारी करो भाई। ये तो एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, ऐसा तो नहीं कि इसके बाद में आपको कोई नौकरी मिल जाएगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने का शौक है तो यूपीएससी करो। अगर आपको इस एग्जाम को निकालना है बहुत कम स्टडी में, 7-8 घंटे कोचिंग को मिला के पर डे पढ़ना है, आराम से सिलेक्शन हो सकता है इस एग्जाम में। अब देखो बात करते हैं कि इस एग्जाम के लिए अपने को क्या क्या पढ़ना है। तो देखो ये अपने सिलेबस में टोटल 13 यूनिट्स में से मैंने कुछ यूनिट्स यहाँ पे लिख दी हैं, जो भी इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं वो मैंने लिख दी हैं यहाँ पे। इसमें से जो भी आपको अच्छी लगती हों वो 6 से 7 यूनिट सेलेक्ट कर लो। पूरे 13 यूनिट के चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ना है, किसी ऑथेंटिक बुक के चक्कर में नहीं पढ़ना है। कोई भी कोचिंग के आप नोट्स पढ़ सकते हो, नोट्स से तो काम नहीं चलेगा, मतलब वीडियो वगैरह एक बार देखनी पड़ेगी, बाद में आप नोट्स भी पढ़ सकते हो किसी भी कोचिंग के। मेरे हिसाब से लगभग हर कोचिंग के नोट्स जो है इसके लिए सफिशिएंट होते हैं इस एग्जाम के लिए। और उसके बाद में आपको क्या करना है, नोट्स पढ़ने के बाद में कोई भी कोचिंग की एक अच्छी कोचिंग, मतलब थोड़े उसमें ऑथेंटिक क्वेश्चन हो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी है। अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज भी करना चाहते हो तो हमारी टेस्ट सीरीज का जो प्राइस है वो ये प्राइस है ना। कोई ऑथेंटिक बुक नहीं पढ़नी है आपको। कोई भी आपको राय दे कि मैंने इस ऑथर की पढ़ी है, मैंने गिलबर्ट की पढ़ी, उसकी पढ़ी, तो किसी भी ऑथर की बुक नहीं पढ़नी इसमें ना। जो नोट्स हैं उनको अच्छे से कर लो। और प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चन पेपर कर सकते हो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के लिए मार्केट्स में बहुत सारी बुक अवेलेबल हैं, जैसे कैटलिस्ट नाम से आती है बुक, इसको आप प्रीफर कर सकते हो। इसमें आपको बस थोड़ा सा दिक्कत है, इसमें यूनिट वाइज तो दे रखे हैं लेकिन थोड़ा सा टॉपिक वाइज अरेंज नहीं कर रखे हैं। तो आप कोई भी ऐसी बुक मार्केट से ले सकते हो जिसमें मतलब आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल जाए ना। मैं पर्टिकुलर नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि इन बुक में किसी कोचिंग का कोई रोल नहीं है, बस जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है उनको बस अरेंज कर दिया है ना। तो आप जो भी आपको बेस्ट लगे वो ले सकते हो। हम प्रीफर करते हैं कैटलिस्ट। इसके बाद में आपको क्या करना है, 6 से 7 यूनिट सेलेक्ट कर लेनी है, कोई ऑथेंटिक बुक नहीं पढ़नी है।
और अगर आप 6-7 यूनिट से ज़्यादा करने की कोशिश करते हो फर्स्ट टाइम में, तो भी आप सिलेक्शन से उतना ही दूर जाओगे। तो पहली बार में 6-7 यूनिट कर लो, एक बार आपका सिलेक्शन हो जाए फिर आप पूरी 13 यूनिट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, फिर आप बड़ी ऑथेंटिक बुक पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहली बार में कोशिश करनी है 6-7 यूनिट ही पढ़ के जानी है, क्योंकि इस एग्जाम में आप बहुत ज़्यादा पढ़ के चले गए तब भी आप इजी क्वेश्चन को गलत कर दोगे, है ना। तो जितनी एग्जाम की डिमांड है उतनी ही नॉलेज के साथ में एग्जाम देने जाना है आपको। तो जो 6-7 यूनिट आपको तैयार करनी है, मैंने वो प्रीफ्रेंस में लिख दिया ना, प्रायोरिटी के ऑर्डर में। डेप बायो जो है हर किसी को तैयार करनी है। डेप बायो जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कॉपी नोट से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जब आप नोट्स पढ़ोगे और उसके साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि डायरेक्ट रिपीट होता है ना क्वेश्चन, स्टेटमेंट डायरेक्ट रिपीट होता है ना, सीधे सीधे। तो आपको डेप बायो तैयार करनी है, हर बच्चे को तैयार करनी है, चाहे आपके पास जूलॉजी हो या बॉटनी हो, कोई मायने नहीं रखता कि आप जूलॉजी से या बॉटनी से हो, सबके लिए इक्वल है वो। फिर सेकेंड नंबर पर आपको करनी है प्लांट फिजियो, उसके बाद में आपको करनी है जेनेटिक्स, उसके बाद में इकोलॉजी, एवोल्यूशन और बायोकेमिस्ट्री। ये यूनिट जो है हर बच्चे को तैयार करनी है। अब ये जो यूनिट लिखी है ये मैंने ऑप्शनल में लिखी है, जैसे कि सेल बायोलॉजी है, अभी मैंने इन यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबके इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है ना जहाँ से हर बार क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ऐसे जो टॉपिक हैं वो मैंने तैयार करके लिख दिए हैं, अभी आपके सामने ना मैं रिप्रेजेंट करूँगा उनको। तो ये प्रायोरिटी में ऑर्डर है, जो ऊपर ऊपर यूनिट लिखी है उनमें से कोई भी 6-7 यूनिट तैयार कर लो, है ना, ऊपर ऊपर वाली। सेल मोल जो है बहुत ज़्यादा लेंथी यूनिट है, तो इनमें आपको क्या करना है, बेसिक लेवल के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं ना, बहुत ज़्यादा डीपली क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की बिल्कुल नीड नहीं है। देखो और जो भी यूनिट है मैंने सबके इंपॉर्टेंट टॉपिक को इसमें कवर किया हुआ है, आप चाहो तो साथ में ना स्क्रीनशॉट भी लेते जाओगे, आपसे कुछ हो या नहीं हो लेकिन इन टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेना है। जैसे यहाँ पे ये मैंने पाथ फाइंडर की बुक के हिसाब से यहाँ पे मेंशन किए नाम है ना यूनिट के, जैसे बायो मॉलिक्यूल्स एंड कैटालिसिस नाम से है ना यूनिट है। तो इसमें आपको क्या तैयार करना है, इसमें आपको जो अमाइनो एसिड वाला पोर्शन है, अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर, उसके बाद में टाइट्रेशन, अमाइनो एसिड और पेप्टाइड पे चार्ज का कैलकुलेशन और प्रोटीन स्ट्रक्चर, स्पेशली जो अल्फा हेलिक्स है उसको कवर करना है आपको। इसके बाद में प्रोटीन में जैसे हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन प्रोटीन है, यहाँ पे थोड़ा सा वो रह गया है, एक हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का जो डिसोसिएशन एसोसिएशन कर्व होता है उसको तैयार कर लेना है ना अच्छे से, हर बार क्वेश्चन बनता है वहाँ से। एक क्वेश्चन लगभग आप जितने पिछले 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर देखोगे तो प्रोटीन क्लीवेज जैसे ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पेप्सिन से प्रोटीन को कट करने की बोलेगा और पूछेगा कि कितने फ्रेगमेंट बनेंगे। लगभग 4-5 साल से हर बार हर सेशन में ना इसका क्वेश्चन बन रहा है। ABZ-DNA की टेबल है, कुछ नहीं है इस टेबल में, फिर भी पता नहीं एग्जामिनर को, उस पेपर सेट करने वाले को इसमें क्या नजर आता है, हर बार एक क्वेश्चन डाल रहा है ना यहाँ से ABZ-DNA से। लिपिड में आपको स्पेशली क्या करना है, जो मैं वैसे हम सेल बायोलॉजी में कवर करते हैं, लिपिड में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, जैसे किसी बैक्टीरिया को 35 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस पे शिफ्ट कर दिया, तो बैक्टीरिया सर्वाइव करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी फॉलो करेगा। तो इस टाइप का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है जो हम सेल बायो में कवर करते हैं ना, ये आपको तैयार कर लेना है। मतलब लिपिड को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना, केवल लिपिड के नाम, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और किसमें डबल बॉन्ड मिलता है, नहीं ऐसा कुछ तैयार करना है। और इसके बाद में बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, और लिपिड में कुछ नहीं करना है ना। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट भी होता है, आप नहीं करना चाहते तैयार, बिल्कुल मत करो, कोई नीड नहीं है। न्यूक्लियोटाइड है, उनका मेटाबॉलिज्म है, बिल्कुल तैयार करने की जरूरत नहीं है। अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म आप छोड़ के जा सकते हो ना, ऐसे टॉपिक को आप छोड़ के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में आती है विटामिन की टेबल, एक पेज की टेबल है पूरी और हर बार एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो ये जो ऐसे टॉपिक है ना, जैसे कई बच्चों को बायोकेमिस्ट्री से डर लगता है, लेकिन ये विटामिन की टेबल है, ABZ-DNA की टेबल है, इसमें ऐसा क्या कोई भी तैयार कर सकता है, जबकि हर बार यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, एक पेज की टेबल है। इसके बाद में आती है एंजाइम काइनेटिक्स। एंजाइम काइनेटिक्स बहुत लेंदी है, लेकिन आपको क्या करना है, केवल इसमें 2 ही टॉपिक तैयार करने हैं। एक तो माइकलिस मेंटन इक्वेशन पे न्यूमेरिकल आता है और एक आपका एंजाइम इनहिबिशन कर्व आता है। एंजाइम इनहिबिशन में जैसे कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन आता है। तो ये आपकी बायोकेमिस्ट्री कंप्लीट हो गई। बाकी और कितनी भी बायोकेमिस्ट्री लेंदी है भूल जाओ ना, इतने टॉपिक तैयार कर लो, आपका 25 नंबर का आराम से जुगाड़ बन जाएगा इसमें। इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं, फिर बायो एनर्जेटिक्स एंड मेटाबॉलिज्म है। तो इसमें आपको जैसे ग्लाइकोलाइसिस पढ़ना है। अब ग्लाइकोलाइसिस को रटने की जरूरत नहीं है कि आप एक एक स्टेप को रटने में लगे हुए हैं, जो इसमें इरिवर्सिबल स्टेप्स हैं या फिर
कोई रेगुलेटरी स्टेप्स है जहाँ से उसकी साइकिल की रेट को कम या ज़्यादा किया जा सकता है, या कोई ब्लॉकर है किसी स्टेप का, ऐसे स्टेप को तैयार करना है ना इसमें स्पेशली। फिर इसके बाद में जैसे केमी ऑस्मोटिक थ्योरी आती है, उसमें अनकपलर और आयनोफोर आते हैं, इनको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद में ईटीएस, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनाना है ना, हर बार इसका सीक्वेंस या कहीं ना कहीं से ब्लॉकर का क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा ना इसमें से। फिर आपका अल्टरनेटिव पाथवे में आता है पीपीपी पाथवे, पीपीपी शंट भी बोलते हैं इसको, एचएमपी शंट भी बोलते हैं। फिर आप जाएगा आपका फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में C3 C2 C4 साइकिल कैम पाथवे, और इसमें भी जो ईटीएस का सीक्वेंस है उसको रट जाओ अच्छे से। केवल इतने टॉपिक तैयार करने हैं, आपका 15-20 नंबर का जुगाड़ आराम से हो जाएगा। साथ में ना स्क्रीनशॉट भी लेते जाना। फिर है आपका सेल, सेल की अपने CSIR में 2 अलग अलग यूनिट बना रखे हैं ना, एक सेल ऑर्गेनल की और एक सेल सिग्नलिंग की, अलग अलग 2 यूनिट हैं। लेकिन मैंने सेल को बहुत ज़्यादा अपने स्कोरिंग उसमें नहीं डाल रखा, हालांकि 40+ मार्क्स की आती है ना सेल बायोलॉजी, लेकिन इसमें आप गलती भी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा है ना कंटेंट है। लेकिन जो टॉपिक मैंने लिखे हैं देखो, इसमें मैंने बताया एक तो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, पक्का यहाँ से 1-2 क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा ना मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट से। इसके बाद में साइटोस्केलेटन 100% क्वेश्चन बनेगा। सिग्नलिंग कम से कम 10 से 15 मार्क्स की सिग्नलिंग है आराम से, है ना। और सेल साइकिल, सेल डिवीजन है, स्पेशल उन पॉइंट को फोकस करना है जहाँ ट्रांजिशन फेज, जैसे G1 से S फेज चेंज हो रही हो या S से G2 फेज चेंज हो रही हो, तो जो ट्रांजिशन फेज है या चेक पॉइंट बोलते हैं जिनको, उनको स्पेशली कवर करना है ना। हर बार मोस्टली चेक पॉइंट से ही क्वेश्चन बनाता है इसमें। और फिर है आपका कैंसर और अपोप्टोसिस। अगर आप पूरी सेल बायोलॉजी पढ़ के नहीं जाना चाहते हो या आप सेल बायोलॉजी को स्किप करने की सोच रहे हो, तो आप इन टॉपिक को एक बार देख के जा सकते हो। यहाँ से हर टॉपिक से 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फिर है आपका इकोलॉजी, इकोलॉजी और इवोल्यूशन दोनों का कॉम्बो है। कुल मिला के 55 से 60 नंबर का कंटेंट आता है। आपको 55-60 नंबर के पीछे नहीं भागना है। अगर आप 25 से 30 नंबर का भी अटेम्प्ट करके आ जाते हो तो एनफ है, बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करके नहीं आना है ना, क्योंकि इसमें गलती होने की भी संभावना रहती है। तो देखो इसमें इकोसिस्टम में जैसे इकोलॉजिकल एफिशिएंसी है, प्रोडक्टिविटी है, इनको कवर करना है। टॉप डाउन और बॉटम अप कंट्रोल है ना इकोसिस्टम का। पॉपुलेशन इकोलॉजी में आपको जैसे एक लाइव टेबल आती है और इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है कि जैसे अभी किसी जगह की अभी इतनी पॉपुलेशन है, 1 साल बाद में इतनी हो जाती है, तो 3 साल बाद में कितनी होगी, है ना। तो जो न्यूमेरिकल वगैरह आपको कवर कराए गए हैं वहाँ से आपको देख लेना है इसको। और पॉपुलेशन एस्टिमेशन की एक टेक्निक है मार्क एंड रिकैप्चर मेथड, इस पर भी मोस्टली केस में है ना न्यूमेरिकल बनता है। फिर आपका जैसे डाइवर्सिटी को मेजर करने के कुछ इंडेक्स होते हैं, जैसे सिम्पसन और शैनन, इसको कर लेना है। और अल्फा बीटा गामा डाइवर्सिटी कितनी होगी किसी एरिया की, ये देखना है आपको। इंपॉर्टेंट है आइसलैंड बायोजियोग्राफी, है ना, कुछ एक छोटा सा टॉपिक है, 1 पेज का टॉपिक है, 4 नंबर का बनाता है ना यहाँ से क्वेश्चन। स्पीसीज इंटरेक्शन अच्छे से कर लेना है, कभी 2 नंबर में कभी 4 नंबर में बनता है ना। लोड का वोल्टेरा मॉडल इस बार इसके आने की संभावना कम रहेगी। निके, इसको अच्छे से कर लेना, 4 नंबर का बनाता है ना, फंडामेंटल निके और रियलाइज निके के ऊपर। बायोम थोड़ा इसको अच्छे से कर लेना है क्योंकि इसके 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं ना बायोम से। सक्सेशन छोटा सा टॉपिक है, 2 पेज का टॉपिक है ना। और इसके बाद में जैसे आपको बायोडाइवर्सिटी में क्या करना है, एक तो वेरियस टाइप ऑफ स्पीसीज जैसे डोमिनेंट, कीस्टोन, ऐसी स्पीसीज होती है ना, उनको तैयार करना है। और एक ये आज के टाइम पे बायोडाइवर्सिटी के लिए थ्रेट कौन से हैं, और IUCN की रेड डाटा लिस्ट ने जो क्राइटेरिया बांट रखा है ना स्पीसीज का, थ्रेटन्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, उसको कर लेना है ना अच्छे से। फिर इसके बाद में आता है आपका एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में आपको क्या करना है, लैमार्किज्म और डार्विनिज्म, नेचुरल सिलेक्शन के जो तीनों टाइप हैं और उनके प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन। कोई भी टॉपिक आप तैयार कर रहे हो उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर लगा लेने हैं। हार्डी बीनबर्ग 4 नंबर का क्वेश्चन हर बार आता है यहाँ से, है ना, हार्डी बीनबर्ग से। स्पीसीज और स्पेसिएशन यहाँ से मोस्टली केस में 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल जैसे पिछली बार 4-4 नंबर के 3 क्वेश्चन डाल दिए है ना अकेले में से। और फाइलोजेनेटिक ट्री 4-4 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, है ना। तो एवोल्यूशन में आपको इन टॉपिक को ही अच्छे से कर लेना है, बाकी आप छोड़ के जा सकते हो पूरा। फिर है आपका जेनेटिक्स। जेनेटिक्स भी मोस्ट मतलब एक इम्पोर्टेंट उसमें है ना यूनिट में शामिल है ये। इसमें आपको क्या करना है, मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़नी है।
मेंडेलियन जेनेटिक्स से 2 क्वेश्चन मोस्टली केस में बन जाते हैं ना, कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो उसको कर लेना है अच्छे से। जो आपको नोट्स में बताया गया है वो मोर देन सफिशिएंट है। फिर है आपका जीन इंटरेक्शन, जीनोम जेनेटिक मैपिंग में 2 पॉइंट, 3 पॉइंट क्रॉस और टेट्राड एनालिसिस। एक क्वेश्चन पक्का आएगा ना यहाँ से 4 नंबर का। पेडिग्री प्रोबेबिलिटी मार्कर, यहाँ से एक भी आ जाए, 2 क्वेश्चन भी आ जाए 4 नंबर के, पक्का एक क्वेश्चन तो 100% आएगा ही आएगा। QTL क्वांटिटेटिव ट्रेट लोकाई, यहाँ से भी 4 नंबर का ही क्वेश्चन बनाता है। क्रोमोजोमल एब्रेशन 100% एक क्वेश्चन बनाएगा ना 4 नंबर का, हर सेशन में दे रहा है यहाँ से। स्पेशली इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन का है ना डायग्राम बना के देता है। फिर है आपका बैक्टीरियल जेनेटिक्स, इसमें जैसे ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और को ट्रांसडक्शन फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे जीन का ऑर्डर या जीन सीक्वेंस हमें निकालना होता है। इसके अलावा फिर है कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट, जिसको सिस और ट्रांस टेस्ट भी बोलते हैं, इसको कर लेना है अच्छे से। ये आपकी जेनेटिक्स हो गई। जेनेटिक्स में थ्योरी व्योरी के चक्कर में नहीं पढ़ना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ लेना है ना जेनेटिक्स को, थ्योरी के बेसिस पे कुछ नहीं कर पाओगे ना जेनेटिक्स में। फिर है आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी देखो, अगर बात करें रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की, तो ये 50% से ज़्यादा तो ये रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन में ही है ना मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आ जाती है। लेकिन इनके आप क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे, तो आपको इनको थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ के निकल लेना है ना। रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करना है। केवल रेप्लिकेशन जो है ना, इसका बेसिक्स, कभी कभी ये पूछ लेता है कौन सा लीडिंग स्ट्रैंड है, कौन सा लैगिंग स्ट्रैंड है, कौन से पे होकर जाके बनेंगे, इस टाइप से पूछता है। तो रेप्लिकेशन का बेसिक्स तैयार कर लेना है। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन के चक्कर में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जो इनके रेगुलेटरी स्टेप हैं एक बार उनको आप अच्छे से कर सकते हो। फिर ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना, आरएनए प्रोसेसिंग, इसमें स्प्लाइसिंग, पॉली एडिनलेशन ये आते हैं, या एमआरएनए एडिटिंग वगैरह है ना, इसमें वो भी आ जाएगी, तो इस प्रोसेसिंग को कर लेना। जीन रेगुलेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कम से कम ये जो अकेला टॉपिक है ना, एक क्वेश्चन तो 100% यहाँ से हर सेशन बनता ही है। और ये क्रोमेटिन रिमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स है, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन बना देता है छोटे से टॉपिक में से। तो कुछ भी हो जाए, इस टॉपिक को आपको छोड़ के नहीं जाना है ना, पूरी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी छोड़ दो, लेकिन ये 2 टॉपिक आप तैयार करके चले जाते हो तो 10-15 नंबर के 2 टॉपिक ही हैं। ओपेरॉन मॉडल, ओपेरॉन में भी 2 ही हैं बस 2 ही मॉडल है ना। इसके अलावा फिर आरएनए इंटरफेरेंस, ट्रांसपोजन और म्यूटेशन एंड उसके रिपेयर और रिवर्सल। आप इनको एक बार स्किप करके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 50 से 60% स्पेस यही कहते हैं ना मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, लेकिन उस रेशियो में क्वेश्चन आपसे सही होगा नहीं इसका। तो उसकी बजाय आप इन टॉपिक को टाइम देते हो, आधे से भी कम टाइम में ये टॉपिक तैयार हो सकते हैं और अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो आप। जबकि पूरी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आप इनमें ही पढ़ते हुए रह जाते हो ना 3 टॉपिक में ही। तो कोशिश करें उनको जल्दी जल्दी पढ़ के निकलना है ना। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बेसिक लेवल का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं करना है। जैसे आ जाए कि आरएनए पॉलीमरेज की फर्स्ट सब यूनिट को हटा दें तो क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन के चक्कर में बिल्कुल भी ना पढ़ें। फिर है आपकी प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसमें ये जो मैंने 4 टॉपिक लिखे हैं, प्लांट हार्मोन, फोटो रिसेप्टर, इसमें फाइटोक्रोम, क्रिप्टोक्रोम और फोटो पीरियोडिज्म। इसके अलावा फ्लावर डेवलपमेंट का एबीसी मॉडल और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, इतना आप तैयार कर लेते हो तो आपका 20 से 25 नंबर कहीं नहीं गया ना, 25 नंबर मिनिमम कम से कम है ना, इन 4 टॉपिक से ही 10-15 नंबर के तो हार्मोन ही आ जाते हैं। फिर है आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी। ये जो यूनिट है लास्ट में जो लिखी है मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये ऑप्शनल है, इसको आप तैयार करके भी जा सकते हो, छोड़ के भी जा सकते हो। अगर आप तैयार कर रहे हो तो एंडोक्राइन सिस्टम, कोई भी ईयर ऐसी नहीं होगी जिसमें एंडोक्राइन सिस्टम से नहीं आया हो। नर्व इम्पल्स, मतलब नर्वस सिस्टम को आप पूरे को छोड़ दो, जरूरत नहीं है। नर्व इम्पल्स जो सेल बायोलॉजी में कवर कर लेते हैं, केवल वो तैयार करके जाना है इसमें। फिर इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें आपके सेंसरी ऑर्गन वगैरह हैं, डाइजेस्टिव है, उनको आप छोड़ के जा सकते हो ना। इतने सिस्टम को तैयार कर लो, आपका काम निकल जाएगा। फिर है आपकी डेवलपमेंट बायोलॉजी। डेवलपमेंट बायोलॉजी वैसे मेरे हिसाब से आपको पूरी ही करके जानी है अच्छे से। डेवलपमेंट बायोलॉजी में आप 25 से 30 मार्क्स आराम से गेन कर सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है इसकी, एक बार कैसे भी याद करना पड़ेगा या रटना पड़ेगा, लेकिन इसमें क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत कम होती है ना, डायरेक्ट कॉपी नोट से आता है इसमें। फिर भी कुछ टॉपिक मैंने लिखे हैं आपके सामने, जैसे स्टेम सेल पोटेंसी, इसमें प्लूरीपोटेंसी से पूछता है ना मेनली। स्पेसिफिकेशन और डिटर्मिनेशन में जैसे ऑटोनोमस और कंडीशनल से क्वेश्चन बनता है। टाइप्स ऑफ क्लीवेज है ना, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में किस टाइप का क्लीवेज मिलता है। सेल मूवमेंट जैसे माइग्रेशन, इनग्रेशन, इस टाइप का उसको कर लेना है।
सी एलिगेंस में बल्बा फॉर्मेशन क्लीवेज से 100% हर बार क्वेश्चन बन ही रहा है। टेट्रापोड में लिम्ब डेवलपमेंट रीजनरेशन से पिछली बार भी 2 क्वेश्चन आ गए। ड्रोसोफिला फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल एंड इंटरनल, फ्रॉग से पिछली बार 2 आ गए, तो शायद इस बार फ्रॉग से नहीं आए। फिर भी ये डेप बायो के टॉपिक हैं जो आपको तैयार कर लेने हैं। अगर आप अभी भी 1 महीना है आपके पास में, 1 महीना अच्छे से केवल और केवल इन टॉपिक को तैयार करके चले जाते हो तो अभी भी आपका आराम से JRF हो सकता है। तो कुल मिला के काम की बात यह है, अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जैसे आप सोच रहे हो कि मेरे को 15 घंटे पढ़ना है, 18 घंटे पढ़ना है, अभी भी आपको क्या करना है, पर डे कम से कम 7 आवर की नींद जरूर लेनी है ना। इतना सोना है, सबको सोना है इतना। इसके बाद में बस यही है कि कम करना है तो क्या करना है, मोबाइल में रील्स वगैरह देखना ये कम कर दो बस, है ना। उस टाइम को आप पढ़ाई में लगा लो, लेकिन नींद के साथ में समझौता नहीं करना है। 7 घंटे की नींद लेनी है प्रॉपर। उसके बाद में आपके पास टाइम है तो आप 6 घंटे पढ़ो, 7 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो, लेकिन इतने घंटे की नींद आपको लेनी है। तो समझ में आ गई। अगर कोई आपको बोलता है कि 15 घंटे पढ़ना है तब सिलेक्शन होगा, तो मानने की जरूरत नहीं है। देखो हम खुद की बता रहे हैं, मेरा खुद का है ना 7 टाइम्स JRF है और हर बार जनरल कैटेगरी में हुआ है, तो हमें पता है ना कितनी डिमांड है एग्जाम की। कोई भी आपसे बोलता है 15 घंटे पढ़ना है तो उसकी बात पे भरोसा नहीं करना है। वही 6-7 घंटे आप निकाल लो कैसे भी दिन में, इतना निकाल ले तो ईमानदारी से 6-7 घंटे, है ना कि आप बीच बीच में रील देख रहे हो, कुछ कर रहे हो। 6-7 घंटे का मतलब फिर ईमानदारी के 6-7 घंटे होने चाहिए ना। इतना आप निकाल लेते हो, अभी भी आराम से आसानी से आपका सिलेक्शन हो सकता है। प्रेशर लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो और जो भी शेड्यूल है उस हिसाब से तैयारी करो अपनी, और टेस्ट देते रहो। और अगर किसी एग्जाम में टेस्ट पेपर में मार्क्स आपके कम भी आते हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो भी टेस्ट उसमें आप बढ़ा सकते हो उसको। अगर आपको हमारी टेस्ट सीरीज लेनी है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी एग्जाम से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो भी इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। अब जो अपनी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा आपका। अभी हिप्पो सिग्नलिंग को लेके है ना वीडियो आने वाली है, जो डेप बायो का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही।